हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज। मुझे बहुत से लोग आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज मुझे जान जाइए। मैं शिवांग भारद्वाज इस चैनल पर वीडियोज आपको देता रहता हूं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यानी एनसीईआर के बारे में है। रिवीजन वीडियो दे रहा हूं आपको। 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा। 100 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 25-26 मिनट की ये वीडियो है, जो कि अगर आप 25-26 मिनट देते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे देखते हैं, तो नॉन कन्वेंशनल से मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको इसमें कवर हो जाएंगे केवल 25 मिनट की वीडियो में। सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर यार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आगे भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जो भी देखते हो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए अब आगे शुरू करता हूँ ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के 100 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बैक टू बैक। नंबर 1 है, ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है तथा वे पदार्थ, वस्तु अथवा प्रक्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। 2 नंबर है, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा देखिए निम्न 10 तरह की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, आपकी केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। 3 नंबर है, ऊर्जा स्रोत के प्रकार यानी एनर्जी रिसोर्स टाइप्स। ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है, और अनवीकरणीय स्रोत जिन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। 4 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यह ऊर्जा सामान्यतः जैविक पदार्थों, सूर्य, जल व हवा से प्राप्त होती है, यानी इनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे जैविक पदार्थ हो गए, सूर्य हो गए, जल हो गए, हवा हो गए, इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, ये नवीकरणीय हो गए। और अनवीकरणीय क्या हो गए? वे ऊर्जा स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग संभव नहीं है, जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कोयला आदि, इनका पुनः उपयोग संभव नहीं होता है। 6 नंबर है, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी सोर्स कैसे हैं? 3 तरह से हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ये 3 तरह से ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण होता है। 7 नंबर है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। देखिए गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आते हैं आपके? सोलर एनर्जी हो गया, बायोगैस, बायोमास हो गया, ओशियन और टाइडल यानी समुद्री लहरों की एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी जिसे भूगर्भीय ऊर्जा बोलते हैं, विंड एनर्जी हो गई जिसे वायु ऊर्जा बोलते हैं, मैग्नेटो हाइड्रोनोमिक एनर्जी हो गई, ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। जो भी सारे रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो सारे आपके गैर परंपरागत में आते हैं। और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स इन लो लेवल यानी लो लेवल पर अगर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स है तो वो इस नॉन कन्वेंशनल में आएगा। और बायोडीजल ऊर्जा आपकी हो गई। ये सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत भी आ जाते हैं। अब 8वां नंबर है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण यानी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हाई लेवल यानी हाई लेवल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, थर्मल पावर आ जाता है, आपका कोल यानी कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आ जाती है, फ्यूल एंड फायरवुड आ जाता है, गैस आ जाता है। ठीक है। 9 नंबर आपका है, कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स द्वितीय ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। 10 नंबर है, जियोथर्मल शब्द की उत्पत्ति। जियोथर्मल शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। एक तो जियो जिसे पृथ्वी बोलते हैं और थर्मल जिसे ऊष्मा बोलते हैं, यानी पृथ्वी की ऊष्मा को ही यानी भूगर्भीय ऊर्जा को ही जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है। 11 नंबर है, पहला जियोथर्मल कुआं कहाँ बनाया गया? तो पहला जियोथर्मल कुआं जो है वो लैंड्रेलो को इटली में 1904 में बनाया गया। इसकी क्षमता 400 मेगावाट है। जो पहला जियोथर्मल कुआं इटली में बना है लैंड्रेलो, उसकी क्षमता जो है
400 मेगावाट है। 12 नंबर है लद्दाख में जियोथर्मल प्लांट, तो लद्दाख के पुग्गा वैली में बना है। यहाँ पर हीट उपलब्धता 6000 किलो कैलोरी पर सेकंड है, जो कि 50 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट वाटर से मिलती है। और इसका पावर प्लांट कैपेसिटी क्या है, इसकी 25 मेगावाट की कैपेसिटी का ये लद्दाख का पावर प्लांट है। आगे 13 नंबर है टाइप्स ऑफ कोल, यानी कोयले के प्रकार। देखिए पीट कोल होता है, पीट कोयला होता है जिसमें 50 से 60% कार्बन होती है, ये निम्न कोटि का होता है। लिग्नाइट्स कोल होता है जिसमें 65 से 70% कार्बन होती है, भूरे रंग का होता है, जलवाष्प अधिक होती है। नंबर 3 बिट्टुमनी कोल होता है जो 70 से 85% कार्बन और मुलायम कोल भी बोलते हैं। और नंबर 4 है एंथ्रासाइट कोल जिसमें 85% से अधिक प्रकार का कोयला होता है और ये उत्तम प्रकार का होता है। 14 नंबर है केमिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला। तो देखिए फ्यूल प्लस O2 यानी ऑक्सीजन डैश दैट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी, ये आपका केमिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला है। 15 नंबर है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, U⁵ यानी 235 प्लस N दैट गिव्स लैंथेनियम पावर 148, ब्रोमियम पावर 85 प्लस 3E यानी 3 गुनी ऊर्जा। 16 नंबर है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी को कैसे निकालते हैं, P=735.5/75 QHN KW में होता है ये, जहाँ पर Q आपका डिस्चार्ज हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो गया, H आपका वाटर हेड हो गया और N हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। चलिए 17 नंबर है गतिज ऊर्जा। E=1/2 mv², यह आपकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन बैक टू बैक हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। बहुत बस आज NCERT कवर हो गई आपकी। 18 है फोटोवोल्टाइक सेल। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में संचित करने वाली युक्ति को फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। 19 नंबर है सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी कब होती है, तो 21 जून को जो है सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी होती है। 20 नंबर है सोलर सेल किससे बनती है, तो सोलर सेल सिलिकॉन से बनती है। 21 नंबर है भारत में प्रति मीटर स्क्वायर सूर्य ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, तो ये 1000 किलोवाट प्रति डे प्रति मीटर स्क्वायर आपकी जो सूर्य ऊर्जा है प्राप्त होती है। 22 नंबर है सूर्य के बारे में कुछ तथ्य है इसमें 22 क्वेश्चन में। देखिए मास इसका है 1.98 × 10⁻30 kg, रेडियस है 6,95,000 किलोमीटर, मेन डेंसिटी इसकी जो है वो है 1.41 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, हाइड्रोजन इसमें होती है 92.1%, हीलियम होता है आपका 7.8%, ऑक्सीजन इसमें होती है 0.61% और नाइट्रोजन आपकी इसमें होती है 0.0084% और आपका जो कार्बन इसमें होता है वो 0.03% होता है। 23 नंबर है सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं, तो सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहलाती है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आगे आने बाकी हैं, 100 क्वेश्चंस पूरे हैं इसमें, पूरे सारे क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर है सोलर कलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सोलर कलेक्टर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होते हैं। 25 नंबर है नवीनतम प्रकार के सौर ऊर्जा उत्पादन करने के तरीके, तो नवीनतम प्रकार के तरीके कौन कौन से हैं, देखो सोलर थ्रो सिस्टम हो गया आपका, सोलर पावर टावर्स हो गए आपके और सोलर डिश या इंजन सिस्टम आपके हो गया। ये 3 तरीके हैं नए नवीनतम प्रकार के। 26 नंबर क्वेश्चन है इरेडिएशन या विकिरण या ज्योतिदान क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को सतह पर निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में अंकित करने को, यानी विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा को किसी एक सतह पर निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में अंकित करने को जो अंकित होता है वो विकिरण उसकी या ज्योतिदान या इरेडिएशन कहलाता है।
27 नंबर है सोलर थर्मल पावर प्लांट। ये दो प्रकार के होते हैं, सोलर डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्टर पावर प्लांट और सोलर सेंट्रल रिसीवर पावर प्लांट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको बताने हैं, आप बस समझते हुए चलिएगा। पढ़े हुए सब आपके यहाँ, आपका रिवीजन बस होता हुआ चल रहा है। मैं पहले भी ये सब बता चुका हूँ आपको, रिवीजन करते रहिए, 100 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा। इफ़िशेंसी ऑफ सोलर थर्मल पावर, सोलर थर्मल पावर की क्षमता क्या होती है? तो QP इजकल टू NIV AA और 5P ये वाट में होती है, जहाँ IV होता है आपका बीम सोलर रेडियंस, AA होता है क्षेत्रफल और ये NP होता है आपका कलेक्टर की दक्षता। 23 नंबर आपका है सोलर वाटर हीटर। ये सौर ऊर्जा का प्रयोग कर पानी गर्म करने की युक्ति है। 30 नंबर है सोलर वाटर हीटर के मुख्य भाग। तो देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया और रिटर्न ट्यूब हो गई, ये आपके इसके मुख्य भाग हो गए। 31 नंबर है सोलर कुकर तथा इसके प्रकार। ये सौर ऊर्जा का प्रयोग कर खाना बनाने की युक्ति है। इसके निम्न प्रकार हैं, बॉक्स कुकर हो गया, पैनल कुकर हो गया, सोलर केटल्स हो गई आपकी, पैराबोलिक कुकर हो गया, हाइब्रिड कुकर हो गया, ये इसके प्रकार होते हैं। चलिए आगे 32 नंबर है भारत के किस गांव में सोलर कुकर का पूर्णतः उपयोग होता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति गांव में, सोलर कुकर का पूर्णतः उपयोग होता है। 33 नंबर है सोलर सेल के अवयव या भाग। देख कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, चालक हो गया, अर्धचालक हो गया एवं कुचालक हो गया, ये सोलर सेल के भाग हैं। 34 नंबर है बॉक्स टाइप सोलर कुकर का तापमान। देखिए इसका अधिकतम तापमान जो होता है वो 150 डिग्री सेंटी 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आगे 35 नंबर है सोलर केतली टाइप कुकर का अधिकतम तापमान। तो देखिए सोलर केतली टाइप का जो तापमान होता है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड या 428 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 36 नंबर है सूर्य द्वारा उत्सर्जित नुकसानदायक किरणें को क्या कहते हैं? तो इनको इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। 37 नंबर है सोलर पैनल कुकर का तापमान। देखिए सोलर पैनल कुकर का तापमान जो होता है वो 356 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेंटीग्रेड से फूज पकना शुरू होकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड या 482 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिकतम तापमान तक पकता है। देखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य स्टार्टिंग से एंड होता है और या फिर 356 डिग्री फ़ारेनहाइट से 482 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 38 नंबर है सोलर पैराबोलिक कुकर का अधिकतम तापमान। तो सोलर पैराबोलिक कुकर का जो तापमान होता है वो 410 डिग्री फ़ारेनहाइट या 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 39 नंबर है सोलर कुकर किसका बना होता है? तो ये ज़्यादातर लेड या कांच का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। आगे 40 नंबर, अभी 60 क्वेश्चन और बाकी हैं, सारे क्वेश्चंस देख डालिए, आपकी NCERT पूरी कवर। 40 नंबर है सोलर पैनल में किस मेटल का प्रयोग होता है? तो सोलर पैनल में सिल्वर मेटल का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर है समुद्र में तैरते जनरेटर किस उपयोग में आते हैं? तो समुद्री तरंग ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए उपयोग में आते हैं। 42 नंबर है कठिन नाभिकीय रिएक्शन को पहचानने वाले प्रथम वैज्ञानिक। तो ये फेनरिको फर्मी जो हैं, इन्होंने कठिन नाभिकीय रिएक्शन को पहली बार पहचाना था। चलिए 43 नंबर है भारत ने अपने पहला नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया। तो ये जो पहला वो है वो अपस्फा 1956 में ये फर्स्ट रिएक्टर था, तथा प्रथम जो है तारापुर में 1969 में फर्स्ट प्लांट अपना किया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा किचर पिचर हो गया क्योंकि पहले कुछ और लिख गया था, लेकिन बाद में सही आंसर पता लगने पर कुछ और लिखा है, कहीं और लिखा था कुछ, कहीं और से लिया है कुछ, तो ये आपको थोड़ा समझ लीजिएगा। अपस्फा 1956 में फर्स्ट रिएक्टर है ये, और तारापुर में 1969 में फर्स्ट प्लांट है ये ठीक है। 44 नंबर है सोलर सेल की दक्षता होती है, तो ये 15% तक होती है। 45 है सोलर सेल का वोल्टेज। तो सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक होता है। नंबर 46 है फॉजिल फ्यूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। फॉजिल फ्यूल किसे कहते हैं? जो ऊर्जा सूर्य से पैदा नहीं होती है वह फॉजिल फ्यूल कहलाती है।
आगे 47 नंबर है, रसोई गैस में मुख्य भाग क्या होता है? तो रसोई गैस में जो मुख्य भाग होता है वो एलपीजी में ब्यूटेन का मुख्य भाग होता है। आगे आपका 48 नंबर है, सीएनजी में मुख्य भाग किसका होता है? तो जो सीएनजी में मुख्य भाग होता है वो मेथेन का होता है। एलपीजी में ब्यूटेन का तथा सीएनजी में मेथेन का मुख्य भाग होता है। 49 नंबर है, न्यूक्लियर रिएक्शन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर ईंधन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर है, बायोगैस बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बायोगैस बनाने की क्रिया आपकी खमीरीकरण कहलाती है। 51 नंबर है, पहली बार बायोगैस का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका देखिए, बायोगैस का पहली बार प्रयोग 1570 ईस्वी में डेनमार्क में किया गया था। 52 नंबर है, बायोमास एनर्जी से पूरे विश्व की ऊर्जा का कितना प्रतिशत बचत करते हैं? तो पूरे विश्व की ऊर्जा का 1% बचत करते हैं बायोमास एनर्जी से। 53 नंबर है, 200 लोगों के वेस्ट मटेरियल से कितनी बायोगैस पैदा होती है? तो लगभग 5 मीटर क्यूब गैस प्रतिदिन, जो कि 12 किलोवाट पर हावर के लगभग होती है 200 लोगों के वेस्ट मटेरियल से। 34 नंबर है, प्रति किलोग्राम बायोमास के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए 0.25 से 0.3 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रति किलोग्राम बायोमास के लिए पड़ती है। 55 नंबर आपका है, 1 किलोग्राम गोबर से कितनी बायोगैस बन सकती है? तो 1 किलोग्राम गोबर से 40 लीटर तक बायोगैस बन सकती है। 56 नंबर है, एक परिवार के लिए बायोगैस प्रतिदिन खपत के लिए कितना गोबर पानी चाहिए? तो एक परिवार के लिए बायोगैस प्रतिदिन खपत के लिए 50 किलो गोबर और 50 लीटर पानी चाहिए। 57 नंबर है, गोबर गैस प्लांट में गोबर और पानी का कितना अनुपात रखते हैं? तो ये 1:1 रखते हैं। 58 नंबर है, नेचुरल प्रोग्राम ऑन कम्युनिटी के तहत लगभग कितने बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं? तो ये 3075 प्लांट बनाए गए हैं। 59 नंबर है, सीएनजी को इको फ्रेंडली गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टॉक्सिक गैस यानी प्रदूषणकारी गैसों को उत्पन्न नहीं करती है। 60 नंबर है, विश्व में लगभग कितना उत्पादन विंड एनर्जी से होता है? तो विंड एनर्जी से लगभग 1400 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। 61 नंबर है, पवन ऊर्जा सर्वाधिक कितनी ऊंचाई पर सक्रिय होती है? तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। दोस्तों 40 क्वेश्चन और बचे हैं, बैक टू बैक देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बस आपका आज के बाद इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 65 नंबर है, विंड मिल की टरबाइन कौन सप्लाई करता है? तो विंड मिल की टरबाइन जो है वो डेनमार्क सप्लाई करता है। 63 नंबर है आपका, विश्व की सबसे बड़ी विंड टरबाइन। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो विंड टरबाइन है वो MOD-5 है, यानी मोड 5 है। ये 3.2 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करती है। 64 नंबर है, टोटल विंड टरबाइन क्षमता। देखिए पूरे विश्व में 13.5 गीगावाट की जो विंड टरबाइन क्षमता है, जिसमें से भारत में 1062 मेगावाट है। 65 नंबर है, सोलर नियतांक की वैल्यू। देखिए सोलर नियतांक की वैल्यू क्या है? 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर सोलर नियतांक की वैल्यू है। 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 66 नंबर है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा लगभग कितनी पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा लगभग जो है वातावरण से होकर 47% पृथ्वी पर पहुंचती है। 67 नंबर है, विंड मिल वायु के कितने वेग पर चलती है? तो विंड मिल जो है वो 8 से 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पर चलती है। 8 किलोमीटर आवर की स्पीड पर स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 30 किलोमीटर बढ़िया कार्य करती है। 68 नंबर है, विंड मिल कितनी गहराई तक से पानी उठा सकती है? देखिए गहराई पूछा है तो 7 मीटर की गहराई तक पानी उठा सकता है। 69 नंबर आगे है, पृथ्वी के अंदर प्रति किलोमीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इसका तापमान बढ़ता जाता है। 70 नंबर है, लो एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो लो एनर्जी डेंसिटी जो है 0.1 से 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर तक होती है लो एनर्जी डेंसिटी। 71 नंबर है, सोलर सेल सौर विकिरण को किस में बदलता है? सोलर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
72 नंबर है, सोलर सेल का आउटपुट कितना होता है? सोलर सेल का जो आउटपुट होता है वो 1 वाट तक होता है। 73 नंबर है, सोलर प्लांट के लिए कैसे क्षेत्र उत्तम है? सोलर प्लांट के लिए गर्म शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वो गर्म शुष्क क्षेत्र उत्तम होते हैं। 74 नंबर है, ऊर्जा जो सूर्य से संबंधित नहीं है। पेट्रोलियम ऐसी ऊर्जा है जो सूर्य से संबंधित नहीं है। 75 नंबर है, फॉसिल फ्यूल कैसे उत्पन्न होते हैं? देखिए, कार्बनिक पदार्थों के पृथ्वी सतह के नीचे दबने से, ये काफ़ी लंबे समय तक नीचे दबे रहते हैं, जिसके उपरांत फॉसिल फ्यूल का निर्माण होने लगता है। 76 नंबर है, नेचुरल गैस नहीं है। कौन सी? रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। नेचुरल गैस एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। आगे अभी 25 क्वेश्चन और बाकी हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 आने वाले हैं। बायोमास कन्वर्जन प्रक्रिया कितने चरण में पूरी होती है? तो ये 3 चरण में पूरी होती है। डायरेक्ट कंबशन, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन और बायोकेमिकल कन्वर्जन। 78 नंबर है, बायोगैस प्लांट के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। बैच टाइप का आपका, कंटिन्यूस टाइप का, मूवेबल ड्रम टाइप का और फिक्स्ड डोम टाइप का। 79 नंबर है, प्रथम बार बायोगैस का प्रयोग कब हुआ? सॉरी, ये क्वेश्चन डबल हो गया है इस वीडियो में, अभी पीछे भी आ चुका है। प्रथम बार प्रयोग 1570 में डेनमार्क में किया गया था। 80 नंबर है, बायोगैस प्लांट के भारतीय तरीके। देखिए, बायोगैस प्लांट के निम्न 5 तरीके हैं जो भारतीय तरीके हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जरूर जाएगा। नंबर 1, दीनबंधु बायोगैस प्लांट, गायत्री मॉडल, मणिपाल मॉडल, सेरिकल बायोगैस प्लांट, स्फेरिकल बायोगैस प्लांट है ये, और मडजार बायोगैस प्लांट। ये 5 हैं, नोट कर लीजिएगा। 81 नंबर है, बायोगैस का कच्चा पदार्थ। बायोगैस के लिए कच्चे पदार्थ क्या हैं? एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। 2016 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, उसमें इसमें कोयले का ऑप्शन दिया था, जो कि पूछा था नहीं है, तो नहीं में कोयला नहीं था, लेकिन कई लोगों ने ये कर दिया कि कोयला भी है। 82 नंबर है, बायोगैस अवयव। बायोगैस अवयव क्या? 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर बायोगैस से उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होती है? 1.5 किलोवाट आवर होती है, जो कि 1 लैप्सियन एलपीजी तथा 0.54 लैप्सियन या 1 केजी पेट्रोल के बराबर होती है, और 0.52 लैप्सियन या 1 केजी डीजल के बराबर होती है। इसमें 65% CH आपका मीथेन और 35% आपका कार्बन होता है। बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 24 मेगा जूल पर मीटर क्यूब होती है, यानी 24 mJ पर मीटर क्यूब। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, बायोमास एनर्जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में बदलती है। बायोमास एनर्जी क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में बदलती है। 84 नंबर है, ईंधन की गुणवत्ता किससे ज्ञात होती है? तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से जो होती है ईंधन की गुणवत्ता ज्ञात होती है। 85 नंबर है, प्रथम डोम टाइप गोबर गैस रिसर्च स्टेशन। तो ये 1977 में अजीतमल इटावा के द्वारा बनाया गया था, जो चाइनीज डिजाइन पर आधारित था। ये प्लांट जनता मॉडल कहलाया, जो पहला डोम टाइप का था 1977 में अजीतमल के द्वारा बनाया, जनता मॉडल कहलाया। बस ये 3 चीज़ें इसमें याद रखनी हैं। 86 नंबर है, टाइडल ऊर्जा किस प्रभाव से पैदा होती है? ठीक है, टाइडल ऊर्जा क्या है? ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है। टाइडल ऊर्जा क्या है? ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पैदा होती है। 87 नंबर है, हवा द्वारा वर्ष में कितनी बिजली पैदा होती है? तो देखिए, हवा द्वारा 250 से 600 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की दर से बिजली पैदा होती है। 88 नंबर है, भारत के कौन 2 राष्ट्र पवन ऊर्जा में अग्रणी हैं? तो भारत के कौन से 2 राष्ट्र हैं पवन ऊर्जा में अग्रणी? देखिए, तमिलनाडु आपका नंबर 1 पे है, जो 670 मेगावाट उत्पादन करता है। गुजरात आपका सेकंड नंबर पे है, जो 167 मेगावाट का उत्पादन करता है। और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश भी है यहाँ पे, जो 88 मेगावाट का, यानी फर्स्ट आपका पूछा तो तमिलनाडु है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश हो गए। 89 नंबर है,
विंड मिल के प्रकार, ये देखिए दो प्रकार की होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, यानी खड़ी और पड़ी, बस याद कर लो, खड़ी पड़ी विंड मिल दो होती हैं। 90 नंबर है आपका, विंड मिल में ब्लेडों की संख्या। तो ये 3 ब्लेड होते हैं विंड मिल में। आपने बहुत जगह फोटो या मूवीज में भी आजकल विंड मिल दिखाई जाती हैं, तो उसमें 3 ब्लेड दिखाई दे। कुछ विंड मिल में 3 से अधिक भी होते हैं, लेकिन वो बहुतायत में नहीं है, चलन में नहीं है, लेकिन जो मेन है वो 3 ही होते हैं। 91 नंबर है, विंड मिल में किस प्रकार का गियर होता है? तो देखो इसमें 3 स्पेयर लैनेंट्री सुपर गियर होता है। जो विंड मिल का गियर होता है वो 3 स्पेयर लैनेंट्री सुपर गियर होता है। आगे 92 नंबर है, विंड मिल में कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है? तो विंड मिल में जो होता है एसी जनरेटर विद आईजीबीटी कन्वर्टर के साथ प्रयोग होता है। 93 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? रीवा मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पहले भी आ चुका है, फिर से आ सकता है। 94 नंबर है, सूर्य कितनी दर से विकिरण उत्सर्जित करता है तथा कितनी पृथ्वी पर पहुंचती है? देखिए सूर्य जो है 3.8 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड, यानी 3.8 गुणा 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड उत्सर्जित करता है, तथा जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो कितनी रह जाती है? 1.7 इंटू 10⁻17, यानी कि 1.7 गुणा 10⁻17 जूल प्रति सेकेंड की दर से ही पृथ्वी पर पहुंचती है। 95 नंबर है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य औसत दूरी। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो औसत दूरी है वो है 1.5 इंटू 10⁻10 किलोमीटर, यानी 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर। 96 नंबर है, सोलर एनर्जी से सर्वप्रथम इंजन किसने चलाया? तो जो सोलर एनर्जी से है वो एरिक्सन ने गर्म हवा का प्रयोग कर सोलर एनर्जी से सर्वप्रथम इंजन चलाया था। 97 नंबर है, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? सूर्य जो है ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है। 98 नंबर है, सूर्य किरणें किस रूप में पृथ्वी पर आती हैं? सूर्य किरणें जो हैं ऊष्मा और दृश्य प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। चलिए 99 नंबर है यहाँ पे, दिखाई देने वाली किरणों की तरंगदैर्घ्य। दिखाई देने वाली किरणों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो हमें किरणें दिखाई देती हैं। 100 नंबर है, भारत में पहला सोलर कुकर कब आया? तो भारत में जो पहला सोलर कुकर आया है वो 1962 ईस्वी में आया था। दोस्तों इस वीडियो के हुए 100 क्वेश्चन ये पूरे। आगे तो मेरे पास अभी और भी 25-30 क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोगों ने जो इसने लास्ट तक वीडियो देखी है उसने यहाँ तक देख लिया है, बहुत से लोगों ने लास्ट तक देखा ही नहीं होगा। अगर आपको आगे के भी क्वेश्चंस चाहिए कल सुबह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी, जिससे कि सुबह तक मैं आपको आगे के 50 क्वेश्चंस की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो भी आगे बने रहना चाहते हैं चैनल के साथ, चैनल पे बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आएंगी, उनके साथ बने रहने के। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके वायरल कर दिए, क्योंकि आखिरी दिन है, सभी को रिवीजन करना चाहिए, सभी के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। रिवीजन करने के लिए वीडियो पहुँचा दीजिए। बाकी कमेंट ऑप्शन में बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।